हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 16.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर ये क्वेश्चंस अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। बाकी जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन कर दी है, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे? 15। सो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है समझते हैं। सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इवेंट्स E एंड F आर सच दैट P not E और not F equal to 0.25 state whether E and F are mutually exclusive। तो यहाँ पर हमारे पास दो इवेंट हैं E एंड F। हमको एक चीज दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और नॉट F, ये प्रोबेबिलिटी दी है और हमसे ये बोला गया है कि ये जो इवेंट E और F हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ये आप बताइए। तो सीधी सी बात है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं दो इवेंट तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, ठीक है। तो ये चीज जो है ये हमने पिछले ही वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमको दिया गया था कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तब उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास दो इवेंट E और F हैं, तो E इंटरसेक्शन F जो है वो फाई आना चाहिए अगर E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ये 0 आएगा, क्योंकि ये क्या होता है हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के अंदर जब कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि E और F इवेंट दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी 0 नहीं आती है मतलब दोनों ही जो हमारे इवेंट्स हैं E एंड F ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ में आ गई बात कि कहानी क्या है इस क्वेश्चन में। चलो सो अब इसको हटा देती हूं मैं। सो सबसे पहले जो चीज हमको गिवन है हम उस पर चलते हैं। हमको गिवन है probability of not E और not F इक्वल टू 0.25। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी नॉट E का मतलब E डैश, और का मतलब यूनियन, नॉट F का मतलब F डैश इक्वल टू 0.25। और ये जो चीज है ये हमने पिछली ही क्लास में मैंने आपको समझाया था, सेट में हमने ये चीज पढ़ी थी, डी मॉर्गन्स लॉ जिसको हम कहते हैं, कि अगर E यूनियन F का होल कॉम्प्लीमेंट है तो इक्वल टू ये हो जाता है E का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर E इंटरसेक्शन F का होल कॉम्प्लीमेंट है तो वो हो जाता है E का कॉम्प्लीमेंट यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों ही चीजें हम ऑलरेडी चैप्टर 1 सेट्स में पढ़ चुके हैं, तो वही चीज यहाँ पर हमारे काम में आएगी। तो आप देखें E डैश यूनियन F डैश, E डैश यूनियन F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटरसेक्शन F का होल डैश। ठीक है, समझ में आ रही बात। जो चीज मैं यहाँ यूज कर रही हूँ वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई, ये वाली चीज अभी यूज हो रही है हमारे पास, मैंने आपको दोनों बता दी है, ठीक है। तो जो चीज यूज हो रही है आप देख लें जरा। सबसे पहले तो इसको हमने थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखा, नॉट E का मतलब क्या होता है? E डैश, E का कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन, नॉट F का मतलब F का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, इक्वल टू 0.25 एज इट इज, प्रोबेबिलिटी एज इट इज। अब E डैश यूनियन F डैश, E डैश यूनियन F डैश का मतलब क्या होता है? E इंटरसेक्शन F का होल डैश। तो यहां हम लिखेंगे ये प्रोबेबिलिटी एज इट इज, E इंटरसेक्शन F का होल डैश इक्वल टू 0.25, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर बताना क्या है कि E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, ये हमको यहाँ पर बताना है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या जरूरी है कि दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं आई है हमारे पास, इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की आई है।
तो इसी से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसका फाइंड कर लेंगे। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी और कोई इवेंट ए डैश है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए का सम होता है 1। ठीक है, तो अगर एक इन दोनों में से एक चीज भी हमारे पास है तो दूसरी चीज हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा इवेंट ए है, लेकिन यहां पर हमारा जो है वो है ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, लेकिन डैश लगा हुआ है। तो यहां पर हमको पता है क्या चीज, कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का डैश इक्वल टू होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी इवेंट है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इक्वल टू क्या होता है 1। जैसे यहां पर हम लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, उसी तरीके से ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ का डैश, ये क्या होता है 1। ठीक है, और ये चीज हमको पहले से ही पता है, यहां से हम फाइंड कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश कितना है 0.25। तो 0.25 इक्वल टू 1, ये 0.25 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1 माइनस 0.25, माइनस कर दो तो मिलेगा 0.75। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो तो 0.75 आ गया, मतलब कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आ रही है, जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है। और जीरो प्रोबेबिलिटी आएगी तभी ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे। तो हम आगे लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको साइड में इसको नोट करके रखना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आगे हम लिखेंगे कि सिंस probability of E intersection F equal to 0.75, which is not equal to 0। ये जो है probability of E intersection F ये 0 के इक्वल नहीं आई है। अगर 0 आ जाती ये वैल्यू तो E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते। अब क्योंकि 0 नहीं आई है इसलिए E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। सो यहां पर हम लिखेंगे सो इवेंट्स E and F are not mutually exclusive। ठीक है, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ई और एफ इवेंट्स दिए थे और ये चीज दी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉट ई को हम ई डैश लिख सकते हैं, नॉट एफ को एफ डैश, और का मतलब यूनियन। ठीक है, लेकिन इसको हमने डी मॉर्गन्स लॉ से चेंज करके ये लिखा। ठीक है, अब इसी से हमको ई इंटरसेक्शन एफ मिल सकता है, किससे, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू होता है 1। इसमें वैल्यू पुटअप कर दी जिससे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मिला, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 नहीं आया, इसलिए ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 0.16, डिटरमाइन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, ए एंड बी दिया है प्रोबेबिलिटी, और ये तीन चीजें हमसे पूछी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ठीक है, तो अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि अगर हमको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है और उसी के करस्पॉन्डिंग उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हमको पता है कि अगर
कोई इवेंट ए और उसी के करस्पॉन्डिंग उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो उससे हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। तो आप चाहें तो नॉट ए भी लिख सकते हैं, ए डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इक्वल टू क्या होता है 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 0.42 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या फिर नॉट ए इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ प्लस में है, ये इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा माइनस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.42। सो 1 में से 0.42 आप माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5, तो ये आ जाएगा 0.58। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बोल लो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ठीक, समझ में आ गई बात। तो पहला क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 17 का। अब इसी में सेकंड दिया हुआ है, सेम इसके जैसा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी का मतलब बी डैश, ठीक है। तो चलो इसमें भी फॉर्मूला लगाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल टू क्या होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 0.48 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.48, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5 और 0, तो ये आ जाएगा 0.452 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल टू 0.52। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल था। आगे चलते हैं, हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इसका क्या मतलब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब होता है यूनियन और बी, और हमको गिवन क्या है ए एंड बी, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है। सो बस सिंपल सा जो एक फॉर्मूला है हमारा इन्हीं सभी के रिलेशन का, वो हम लगा के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो ए यूनियन बी तो फाइंड ही करना है हमको, ए और बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.42 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.48 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, कितना दिया है 0.16। बस इसको सॉल्व करना है और आपको थर्ड पार्ट भी इसका मिल जाएगा। सो यहाँ से 0.42, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 0.32। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 0 0 0.74। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन का मतलब क्या है हमारा और बी इक्वल टू 0.74। सो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा था। सो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, इन क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% of the student study mathematics and 30% of study biology. 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. So हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसकी, कि अगर हम उस क्लास के बच्चों में से किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि वो
स्टडी करेगा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो आपको जो वर्ड है उनको ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैथमेटिक्स और बीच में लगा है और बायोलॉजी। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे यूनियन बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे। समझ में आ गई बात? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। और का मतलब क्या है? यहाँ पर यूनियन। इस चीज का ध्यान देना है। अब यहाँ पर जो चीज हमको गिवन है हम उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ पढ़ रहे हैं, 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है हम उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या गिवन है कि इन क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, और मैथमेटिक्स के लिए हम m यूज कर रहे हैं। 40% दिया गया है तो 40/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपकी? 0.4। इसी तरीके से हम बायोलॉजी के लिए फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 30% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी बायोलॉजी। ठीक है, तो मैं मैथमेटिक्स पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है। मैं बायोलॉजी पूरा नहीं लिख रही हूँ बट आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 30% दिया है तो 30/100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। अब आपको इस चीज को थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझ लेना चाहिए क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये पूरी आपकी क्लास के बच्चे हैं इसमें। ठीक है, ये किस चीज को शो कर रहा है? जिसमें मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं। ठीक है, ये किस चीज को शो कर रहा है? जिसमें बायोलॉजी वाले बच्चे हैं। और ये जो बीच में है ये आपके बायोलॉजी और मैथ्स दोनों पढ़ रहे हैं। इनके सिलेबस में मैथ्स भी है और बायोलॉजी भी है। ठीक है, तो हमको क्या बोला जा रहा है? 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। और वैसे भी एंड बोला गया है, और एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ठीक है ना, अगर मैं आपको कहती हूं ए एंड बी, तो एंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ए इंटरसेक्शन बी। तो एंड भी बोला गया है। दूसरी चीज, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तो आप देख लो कि भाई यहाँ पे वो ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स भी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन ही तो होता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ? अब मैं इसको हटा दे रही हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सो यहां लिखेंगे 10% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी बोथ। ठीक है, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तो इसको हम किस तरह से शो करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी इक्वल टू 10%, तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी है 0.4। अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो बायो वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.4, मैथ्स इंटरसेक्शन बायो की प्रोबेबिलिटी है 0.1। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? यहां पर हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मैथ्स और बायोलॉजी मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैथमेटिक्स पूरा नहीं लिखा है, मैथ्स लिख दिया, बायोलॉजी को बायो लिख दिया। अब और का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स को हम m से शो कर रहे हैं, और मतलब होता है यूनियन, बायो को हम b से शो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ्स यूनियन बायो की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास इन तीनों चीजों का फॉर्मूला है, हमारे पास सिर्फ m और b ही हम यूज कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m यूनियन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ m
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो इवेंट होते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी के बारे में जो रिलेशन होता है उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। ठीक, जिस तरीके से हमारे इवेंट्स चेंज हो जाएंगे उसी तरीके से हम फॉर्मूले में भी चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो एम यूनियन बी मतलब मैथ्स यूनियन बायो। ठीक है, तो मैथ्स की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 0.4 प्लस बायो के लिए प्रोबेबिलिटी हमको कितनी हमने फाइंड करी 0.3 माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन बायो 0.1। बस इसको सॉल्व करना है और हमको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। अगर हम क्लास के बच्चों में से किसी एक बच्चे को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो बच्चा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का रहेगा। ठीक, सो यहाँ से फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 3 7 माइनस 0.1 ये हो जाएगा 0.6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन बायोलॉजी की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रहेगी 0.6। तो जो क्वेश्चन है बहुत आसान, बस आपको वर्ड टू वर्ड उसको समझना पड़ेगा। बाकी ये फॉर्मूला लग के हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो एंड का मतलब और का मतलब, ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, सो देख लें जरा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पर रीड करते जाऊंगी और जो जो चीजें गिवन है वो मैं लिखते जाऊंगी। सो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है इन एन एंट्रेंस टेस्ट that is graded on the basis of two examination, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? तो देखो यहाँ पर दो एग्जाम की बात हो रही है। फर्स्ट एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी दी है, सेकेंड एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी दी है और प्रोबेबिलिटी दी है एटलीस्ट वन ऑफ देम। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दो एग्जाम की बात हो रही है, तो फर्स्ट एग्जाम पास होने के लिए हम इवेंट सपोज कर लेते हैं इवेंट ए। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम पास होने के लिए हम सपोज कर लेते हैं इवेंट बी। ठीक है, ठीक है, तो हमने इनको इवेंट सपोज कर लिया। जहां पर फर्स्ट एग्जाम की बात आएगी वहां पर हम ए का यूज करेंगे, जहां पर सेकंड एग्जाम की बात आएगी वहां पर हम बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चोजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, फर्स्ट एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.8। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकेंड एग्जाम मतलब बी, ये हमको गिवन है 0.7 और हमको बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी ऑफ (0.95) और हमसे पूछा क्या है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। तो ये जो वर्ड्स यूज किए हैं ना, सबसे पहले इनको हमको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो यहां पर हमने सपोज कर लिया कि पासिंग द फर्स्ट एग्जाम इवेंट ए है, पासिंग द सेकेंड एग्जाम इवेंट बी है। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम कैसे लिखते, तो
फर्स्ट एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8, सेकंड एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7, और यहां पर बोला गया है पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, पासिंग एटलीस्ट, अब कम से कम उन दोनों में से कोई एक एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो पहला एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पहला एग्जाम भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। इसको आप वेन डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा पहला एग्जाम है, ये हमारा दूसरा एग्जाम है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम है, ये हमारा सेकंड एग्जाम है। फर्स्ट एग्जाम को हम ए लेकर चल रहे हैं, सेकंड को बी, ठीक है। अब यहाँ पर पहली चीज तो ये कि क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों में से कोई भी एक, और एटलीस्ट मतलब कम से कम ये भी पास कर सकता है और साथ ही दूसरा भी पास कर सकता है, या फिर दोनों भी पास कर सकता है। तो मैंने कितने एरिया को शेड करा आप देख लो, ए का पूरा एरिया शेड कर दिया मैंने, बी का भी पूरा एरिया शेड कर दिया। इसका क्या मतलब होगा कि ये इसमें ए भी आ रहा है पूरा का पूरा, बी भी आ रहा है पूरा का पूरा, मतलब ये क्या हो गया ए यूनियन बी, मतलब पहला एग्जाम यूनियन दूसरा एग्जाम। समझ में आ रही बात? देखो हम क्या करते थे, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 हेड वाला है, 2 हेड वाला भी है, और एक टेल, 2 टेल और 1 हेड वाला है। तो अगर मैंने आपसे कहा, या फिर अगर मैं इसमें से कहती हूं कि एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितना भी आपके टोटल पॉसिबल आउटकम है वो सारे हम ले सकते हैं। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 टेल यहां पर है, कम से कम 2 टेल यहां पर है, 2 से कम नहीं होना चाहिए बस। तो ये वाला आउटकम नहीं लेंगे, और बाकी ये भी आ जाएगा इसमें 3 वाला, यानी 2 हेड तो चाहिए ही, 3 है तो 3 भी चलेगा, और अगर इससे ज्यादा 4 भी होते तो 4 भी इसी में आ जाते। इसी तरीके से यहां पर बोला गया है पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में से दोनों में से कम से कम एक एग्जाम तो पास होना ही चाहिए, अगर दोनों पास हो जाता है तब भी चलेगा, ठीक। मतलब क्या हुआ इसका कि दोनों में से कम एक, तो ये पास कर ले पहला एग्जाम, अच्छी बात है, और अगर इसके साथ दूसरा भी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये आ गया ए यूनियन बी, मतलब पहला एग्जाम यूनियन दूसरा एग्जाम, ठीक है। तो जो चीज हमको दी है उसका मतलब हमको समझना जरूरी है। तो अब मैं ये चीज हटा के इसको ए यूनियन बी लिख रही हूं, बाकी बुक में तो आपको मिल ही जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों एग्जाम में से कम एक एग्जाम पास होना ही चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा अगर दोनों एग्जाम भी पास कर लिए तो भी वो इसी में आएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा पहला एग्जाम यूनियन दूसरा एग्जाम इक्वल टू 0.95, ठीक है। अब हमको बताना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। अब पासिंग बोथ का मतलब क्या है, तो इसको भी हम वेन डायग्राम से समझेंगे। तो इसको मैं हटा देती हूं। अब ये हमारा पहला एग्जाम, ये हमारा दूसरा एग्जाम। तो इस एरिया में वो लोग रहेंगे जो सिर्फ पहला एग्जाम पास कर पाए हैं, ठीक है। चलो इसको हटा दो। ये एरिया वो है जो सिर्फ दूसरा एग्जाम पास कर पाए हैं, ठीक है। और ये एरिया वो है, इसमें वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहला एग्जाम भी पास करा है और दूसरा एग्जाम भी पास करा है, ठीक है। तो पासिंग बोथ, दोनों एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये क्या हो गया आपका, ये एरिया क्या कहलाता है आपका, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये हमको फाइंड करना है। तो बस सिंपल सी चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इनके बीच में आपको रिलेशन पता है, उस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर लेंगे। बस इस क्वेश्चन में
आपको वर्ड्स का मतलब भी समझना है कि यहाँ पर जो वर्ड बोले गए हैं उनका मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, एटलीस्ट वन ऑफ देम, पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो सारा का सारा आ सकता है, पहला एग्जाम भी दूसरा एग्जाम भी, ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, ठीक, ज्यादा से ज्यादा दोनों, और दोनों एग्जाम मतलब दोनों का यूनियन, ठीक है। तो ये यूनियन और पासिंग बोथ मतलब कि इंटरसेक्शन, ठीक। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। So probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो A यूनियन B एटलीस्ट वन ऑफ देम 0.95, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब कि पहला एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.8, दूसरा एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7, दोनों एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। बस इसको सॉल्व करना है, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। सो 0.95 इक्वल टू ये हो जाएगा 1.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1.5, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का 0.95। तो 1.5 में से 0.95 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0.55। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ एग्जाम हो जाएगा 0.55, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। माइनस कैसे करा ये यहाँ पर साइड में बता देती हूँ। 1.5 0.95, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 4, तो ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा 5, और यहाँ बचेगा सिर्फ 0, तो 0.55, ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। सो क्वेश्चन नंबर 19 में बस बात यही है कि आपको वर्ड्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर और यहाँ पर जो वर्ड्स बोले गए थे उनका मतलब यूनियन है कि इंटरसेक्शन है। बाकी आप वेन डायग्राम बनाकर देख लीजिएगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर यूनियन हमको दिया है या इंटरसेक्शन दिया है। और अगर वर्ड सीधे सीधे बोले गए हैं एंड और, तो एंड का मतलब तो इंटरसेक्शन है, और का मतलब यूनियन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।